आकिब मकसूद हाशमी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीसीएस फाउंडेशन बॉयज़ कॉलेज। बेटा आज मैं आपको चैप्टर 6 ग्रेविटेशंस के बारे में इनिशियल लेक्चर दूंगा, लेक्चर नंबर 1, जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। बेटा हमने ये पढ़ा है किताबों में कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ज़मीन सूरज की गिर्द रोटेशन कर रही है। बेटा इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा कोई कॉन्टैक्ट है नहीं जो ज़मीन सूरज की गिर्द एक ख़ास ऑर्बिट में मूव कर रही है। अगर ज़मीन सूरज की गिर्द एक ख़ास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, उसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स मौजूद है जो इन दोनों को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। फिर इसी तरीके से अगर किसी भी दरख्त से कोई फल गिरता है तो हमेशा ज़मीन की जानिब ही क्यों गिरता है? इसका मतलब यहाँ पे भी एक फोर्स है जो ज़मीन की जानिब उसको क्या कर रही है, मूव करवा रही है। इन तमाम बातों का रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान जो मासिस बॉडी है उनके दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। There is a force between two bodies due to their masses which is known as gravitational force. न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली स्टडी की। जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव स्टडी तो उसमें नेचर और रीजंस की बात की जाती है, जबकि क्वांटिटेटिवली में फैक्टर या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात की जा रही होती है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्वालिटेटिव स्टेटमेंट क्या है? In this universe, there is an attractive force between two bodies due to their masses, which is known as gravitational force. इस यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के दरमियान जिनके पास मास मौजूद है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। क्वांटिटेटिवली उसने रीजंस के साथ साथ अब फैक्टर्स के बारे में बात की। उसने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस चेंज होने पर फोर्स चेंज होगी, और इस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स लेने का मकसद यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात की जा रही है, जहाँ पे बॉडी को पॉइंट मास के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। उस पूरे पॉइंट का, इस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का मास एक्ट कर रहा होता है। बेटा डिस्टेंस के बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज करती है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ मास के बढ़ाने से फोर्स इंक्रीज करती है। बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, फोर्स इंडिविजुअल मासेस पर डिपेंड नहीं कर रही। जब तक प्रोडक्ट ऑफ मास चेंज नहीं होगा उस वक्त तक फोर्स चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉडी का मास 2 kg लें और दूसरी बॉडी का मास 9 kg लें, उनके दरमियान फोर्स जो है F1 है, और इन बॉडी को रिप्लेस कर दिया जाए पोजीशन चेंज किए बगैर। 2 kg की बॉडी को रिप्लेस कर दिया हमने 3 kg से, और 9 kg की बॉडी को रिप्लेस कर दिया 6 kg से। तो बेटा दोनों सूरतों में फोर्सेस क्या आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि 2 और 9 का प्रोडक्ट 18 होता है, जबकि 3 और 6 का प्रोडक्ट भी 18 होता है। जब तक प्रोडक्ट और मासेस चेंज नहीं होगा उस वक्त तक फोर्स चेंज नहीं होगी, जबकि इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर टाइम्स क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और इनके दरमियान जो मिनिमम सेंटर ऑफ मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 के, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की, यानी F प्रोपोर्शनल 1/r²। फिर अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हमने इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर दिया, तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r² के इक्वल हो जाएगा। फिर आप प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो यूज़ किया जाता है वो कैपिटल जी है। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब बेटा इसकी वैल्यू यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होगी, और इसकी वैल्यू ऐसा सिस्टम में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, और इस वैल्यू को सबसे पहले जेम्स कैवेंडिश ने कैलकुलेट की थी। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमारी बुक में 3 न्यूमेरिकल्स हैं।
उनमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मास ऑफ द प्लैनेट ऑफ जुपिटर 1.9 into 10⁻97 kg and mass of the sun 2 into 10⁻30 kg. If the average distance between them is 7.8 into 10⁻11 meter, find the gravitational force of the sun on Jupiter. फिर हमारे पास डाटा में m1 की जगह मास ऑफ द सन लिखा जाएगा, m2 की जगह मास ऑफ द जुपिटर यूज़ किया जाएगा और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 7.8 into 10⁻11 मीटर है। फिर यहाँ पर आपने g की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर मालूम क्या करनी है, फोर्स। फिर फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाएगा, F इजिकल टू जी ms mj m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर इस सवाल में हम जब बात कर रहे हैं तो हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, स्पेस में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट ऑफ जुपिटर और सन के दरमियान यहाँ पे क्या मौजूद है, स्पेस की बात की जा रही है। तो स्पेस में जी की वैल्यू क्या यूज़ की गई है, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, compute the gravitational attraction between two college students of masses 80 kg and 50 kg, respectively 2 meter apart from each other. The force worth worrying about it. बेटा यहाँ पर फोर्स ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब आप कहाँ पर मौजूद है बेटा, स्पेस से क्या सरफेस ऑफ द अर्थ पर आगे, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे मौजूद होंगे। बेटा यहाँ पे मासेस m1 80 kg, m2 50 kg और उनके दरमियान डिस्टेंस 2 मीटर है। बेटा देखो स्पेस में भी जी की वैल्यू यूज़ की गई थी 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जबकि सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी इसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यूज़ की जा रही है। तो यहाँ पे भी आप फोर्स कैलकुलेट करोगे, फोर्स के लिए फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बुक का क्वेश्चन नंबर 8, determine the gravitational force between the proton and electron in a hydrogen atom, assuming that the electron describe a circular orbit with radius 0.53 into 10⁻10 meter. Mass of the proton 1.67 into 10⁻27 kg and mass of the electron 9.1 into 10⁻31 kg. बेटा पहले केस में जुपिटर और सन की बात की गई थी जो स्पेस में थे, दूसरे केस में दो कॉलेज स्टूडेंट की बात की गई थी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर है। बेटा आपसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर बेटा, एटम्स में मौजूद है। बेटा चाहे आप सरफेस पर हो, चाहे स्पेस में हो या एटम में हो, बेटा जी की वैल्यू हर जगह की यूज़ की जाएगी 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बेटा इन तीनों सवालों को करवाने का एक ही मकसद था कि जी की वैल्यू जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसके बाद में आपको क्लियर किया जा सके। बेटा यहाँ पे m1 की जगह मास ऑफ प्रोटॉन यूज़ किया जाएगा 1.67 into 10⁻27 kg, m2 की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करोगे 9.1 into 10⁻31 kg, r 0.53 into 10⁻10 मीटर और g 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बेटा यहाँ पे भी आप क्या कैलकुलेट करोगे, फोर्स, और फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर एक सवाल अमूमन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मासिस m1 को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लें या मास ऑफ प्रोटॉन कह लें। बेटा किसी भी मास को आप m1 कह लो, किसी भी मास को m2 कह लो, क्योंकि प्रोडक्ट में ऑर्डर की इंपॉर्टेंट नहीं होती, यानी कम्यूटेटिवली लॉ कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कहें या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कहें, दोनों सूत्रों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फिर इन तीन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद ये न्यूमेरिकल्स किस बात की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जी की वैल्यू जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, चाहे आप स्पेस में हो, चाहे आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो या किसी एटम के अंदर हो, हर जगह आपके पास जी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इस पूरे लेक्चर के बाद मैं तवक्को करता हूँ कि आपकी न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।